प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ईएफएम, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक जयपुर, आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थी, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम प्रथम वर्ष, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमारे ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था। और पिछले ई लेक्चर में हमने पढ़ा था रेवेन्यू एनालिसिस यानी आगम विश्लेषण। हमने पढ़ा था टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम क्या होता है, औसत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों हम पढ़ने जा रहे हैं कि एआर और एमआर यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, इनके कर्व्स में इनमें क्या रिलेशन है। तो विद्यार्थियों, आज का ई लेक्चर हम शुरू करते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एआर और एमआर कर्व्स में क्या रिलेशन है। एआर यानी औसत आगम और एमआर यानी सीमांत आगम। इस प्रकार से आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे औसत आगम व सीमांत आगम वक्रों में संबंध। वक्रों में संबंध। तो विद्यार्थियों, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले बाजार की स्थितियों को समझना पड़ेगा। बाजार की कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, आगे आप लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम समझेंगे कि बाजार की स्थितियां क्या होती हैं। तो विद्यार्थियों, बाजार के प्रकार क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला जो हम देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन। तो पूर्ण प्रतियोगिता, अब पूर्ण प्रतियोगिता में इन दोनों के बीच संबंध किस प्रकार का होगा। अब जो इन दोनों के बीच संबंध है उस पर डिपेंड करता है कि बाजार की स्थिति क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है या एक तो होती है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति, एक होती है एकाधिकार यानी मोनोपोली की स्थिति, एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति। तो चलिए पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं। विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु के बहुत अधिक क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु के बहुत अधिक क्रेता तथा विक्रेता होते हैं तथा उनमें इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि वस्तु का संपूर्ण बाजार में एक ही मूल्य प्रचलित रहता है। और पहला तो एक तो क्रेताओं और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या का होना, दूसरा समरूप वस्तु का उत्पादन व विक्रय, फर्मों का जो प्रवेश होता है और बहिर्गमन होता है वो स्वतंत्र होता है, और इस प्रकार से कृत्रिम बाधाओं का अभाव होता है। इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं हैं पूर्ण प्रतियोगिता की। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम ये देख सकते हैं कि ये पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। अब पूर्ण प्रतियोगिता यदि है तो औसत आगम और सीमांत आगम में क्या कैसा संबंध रहेगा पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का क्या तात्पर्य है। फर्म का तात्पर्य किसी एक व्यक्तिगत उत्पादक से होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म प्रचलित मूल्य पर जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में माल बेच सकती है, परंतु वह अपनी क्रियाओं द्वारा बाजार मूल्य में वृद्धि अथवा कमी नहीं कर सकती। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म का क्या मतलब है, यहां पे एक व्यक्तिगत उत्पादक पूर्ण प्रतियोगिता में
एक फर्म प्रचलित मूल्य पर जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में माल बेच सकती है, परंतु वह अपनी क्रियाओं द्वारा बाजार मूल्य में वृद्धि अथवा कमी नहीं कर सकती। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म का जो मांग वक्र होता है वो एक हॉरिजॉन्टल कर्व की तरह होता है, कर्व होता है। देखिए इसको हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एआर और एमआर में क्या स्थिति होगी, तो देखिए विद्यार्थियों, यदि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो एआर और एमआर, हमारा जो एआर कर्व है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व होगा, एआर इज इक्वल टू एमआर। और देखिए हमारा जो यहाँ पे प्राइस है तो विद्यार्थियों यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ए आर कर्व बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ओ एक्स अक्ष के समानांतर है। ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में यहाँ पे हम ओ एक्स अक्ष पर मात्रा दिखा रहे हैं, ओ वाई पर मूल्य दिखा रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कर्व है वो ए और ए आर एम आर दोनों बराबर हैं। अब ऐसा क्यों होता है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में? ये एक फर्म का है, फर्म का मांग वक्र फर्म के लिए औसत आगम वक्र होता है। पहली बात ये ध्यान रखिए, फर्म का मांग वक्र फर्म के लिए औसत आगम वक्र होता है, और फर्म का औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र दोनों एक ही होते हैं। यहां पर औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र दोनों एक ही होते हैं। क्यों? ये इसलिए एक होते हैं क्योंकि फर्म प्रचलित मूल्य पर वस्तु की चाहे जितनी इकाइयां बेच सकती है और उसे अधिक इकाइयां बेचने के लिए मूल्य कम नहीं करना पड़ता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ए आर एम आर के बराबर होता है और ए आर और एम आर वक्र जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है और वो ओ एक्स अक्ष के समानांतर होता है, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में फर्म बाजारी मूल्य में वृद्धि अथवा कमी नहीं कर सकती, वह केवल प्रचलित मूल्य पर जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में वो बेच सकती है। इस प्रकार से यहां पर जो हमारा ए आर वक्र है वो एम आर वक्र के यहां पे बराबर है। विद्यार्थियों, सबसे पहली बात ध्यान रखने योग्य है कि फर्म का जो मांग वक्र होता है अथवा औसत आगम वक्र उद्योग के सामने से निकलते हैं, यानी बाजार में जो हमारी वस्तु की पूर्ति और मांग के अनुसार हमारा मूल्य निर्धारित होता है और उसी मूल्य पर फर्म उसी प्रचलित मूल्य पर जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में फर्म माल बेच सकती है। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु का मूल्य बाजार में वस्तु की कुल मांग तथा कुल पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है और तथा इस निर्धारित मूल्य पर प्रत्येक फर्म जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में बेच सकती है और फर्म का जो कर्व होता है एआरएमआर कर्व वो हॉरिजॉन्टल होता है, ओ एक्स अक्ष के समानांतर होता है। अब हम इसको एक
उदाहरण से भी समझ सकते हैं, टेबल से भी। यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि औसत आगम रेखा वस्तु की, औसत आगम रेखा फर्म के लिए वस्तु की मांग रेखा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, औसत आगम तथा वस्तु की कीमत या मूल्य दोनों एक ही होते हैं। औसत आगम AR तथा वस्तु की कीमत या मूल्य दोनों एक ही होते हैं। तो चलिए हम इसको एक टेबल के माध्यम से और समझते हैं। यह विद्यार्थियों हम एक टेबल आपको बना के दिखा रहे हैं। उत्पादन की मात्रा, कुल आगम, सीमांत। तो विद्यार्थियों हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में देखते हैं कि सीमांत आगम और औसत आगम में क्या संबंध रहता है। औसत आगम यहाँ पे फिक्स है, देखिए उत्पादन की मात्रा 1 है, तो औसत आगम हम यहाँ पे फिक्स कर दिया 10 रुपए। और कुल आगम तो हमारा क्या क्या हो गया 10, और औसत आगम भी 10 हो गया। अब हमने उत्पादन की मात्रा बढ़ा के 2 कर दी, तो हमारा औसत आगम कितना हो गया, वो फिक्स है 10, तो कुल आगम कितना 20 और सीमांत आगम 10। यहाँ देखिए सीमांत आगम और औसत आगम बराबर चल रहे हैं। उत्पादन की मात्रा 3 कर दी, हमने 2 कर दी, तो हमारा औसत आगम कितना हो गया 10, कुल आगम 20, सीमांत आगम 10। उत्पादन की मात्रा 3 करने पर औसत आगम हमारा 10 ही रहेगा, सीमांत कुल आगम 30 हो गया और सीमांत आगम हमारा 10 ही रहा। देखिए मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू बराबर यहाँ पे चल रहे हैं। उत्पादन की मात्रा 4 करने पर औसत आगम 10 रुपए, कुल आगम 40 रुपए और सीमांत आगम 10 रुपए। 40 माइनस 30 10। उत्पादन की इकाइयां हमने बढ़ाकर 5 इकाइयां कर दी, तो औसत आगम 10 रुपए, कुल आगम 50 रुपए और सीमांत आगम 10 रुपए। ऐसे ही हमने उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर 6 इकाई कर दी, औसत आगम 10 रुपए, कुल आगम 60 रुपए, सीमांत आगम 10 रुपए। तो यहां देखने वाली बात यह है कि सीमांत आगम और यानी मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर चल रहे हैं और औसत आगम यहाँ पे 10-10 चल रहा है। यहाँ पे इस तालिका से हमें दिखता है कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर औसत आगम एवं सीमांत आगम 10 रुपए पर स्थिर रहते हैं। अब हम विद्यार्थियों हम बात करेंगे हम बात करेंगे एकाधिकार। तो विद्यार्थियों अब हम बात करेंगे दूसरी बाजार स्थिति की। अभी तो हमने बात करी पूर्ण प्रतियोगिता की, तो पूर्ण प्रतियोगिता भी बाजार की एक स्थिति, आप इसका विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। लेकिन अभी हमने आपको प्रारंभिक बता दिया कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। ऐसे ही एक और स्थिति बाजार की होती है, वो होती है एकाधिकार यानी मोनोपोली। तो विद्यार्थियों मोनोपोली में AR और MR में क्या संबंध होगा, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मोनोपोली क्या है। तो विद्यार्थियों एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है
जिसमें वस्तु का बाजार में एक ही विक्रेता होता है तथा उसके द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तु के लिए बाजार में निकट स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं। यानी एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु का बाजार में एक ही विक्रेता होता है तथा उसके द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तु के लिए बाजार में निकट स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं। व्यावहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति की तरह पूर्ण एकाधिकार की स्थिति भी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एकाधिकार की निकट की स्थिति पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, एकाधिकार के अंतर्गत हमारी एआर और एमआर में क्या संबंध रहेगा? एकाधिकारी का यानी मोनोपोलिस्ट का अपनी वस्तु की पूर्ति यानी सप्लाई पर पूर्ण नियंत्रण होता है, अतः वह अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारक भी होता है। परंतु हमें यहाँ एक बात क्लियर कर देनी पड़ेगी कि या तो वो एकाधिकारी यानी मोनोपोलिस्ट चाहे तो वस्तु का मूल्य निर्धारित कर ले या बेची जाने वाली मात्रा निर्धारित कर ले। एकाधिकारी अपनी वस्तु का मूल्य और वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है। इसलिए अब हम विद्यार्थियों देखेंगे कि एकाधिकार में हमने देखा अभी तक कि एकाधिकार में या तो वो वस्तु की मात्रा निर्धारित कर ले यानी बेची जाने वाली मात्रा निर्धारित कर ले या मूल्य निर्धारित कर ले, दोनों एक साथ को निर्धारित नहीं कर सकता। एकाधिकारी की वस्तु की मांग बेरोजगार होती है और एकाधिकारी का जो मांग वक्र होता है वो दाईं की ओर नीचे गिरता हुआ होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एकाधिकारी को यानी सेलर को यानी मोनोपोलिस्ट को वस्तु की अधिक इकाइयां बेचने के लिए मूल्य को कम करना पड़ता है और एकाधिकारी का मांग वक्र उसके लिए औसत आगम वक्र होता है और यह गिरता हुआ होता है, दाईं ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। और क्योंकि उसे वस्तु की अधिक इकाइयां बेचने के लिए मूल्य को कम करना पड़ता है, इसलिए सीमांत आगम वक्र जो होता है वो औसत आगम के नीचे होता है तो उससे कम होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं किस प्रकार का वक्र होता है एकाधिकार की स्थिति में। यहां पे हमने देखा कि एकाधिकार की स्थिति में एआर वक्र ऐसा होता है, दाईं की ओर नीचे गिरता हुआ, और एमआर वक्र उससे कम होता है। अब हम इसको एक टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार एकाधिकार में अंतर यह है कि एकाधिकारी को एकाधिकार की स्थिति में अधिक वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए मूल्य को कम करना पड़ता है। ये बात ध्यान रखनी
अब हम एक टेबल देखेंगे। तो उत्पादन की इकाइयां, औसत आगम, कुल आगम, सीमा। तो उत्पादन की इकाइयां मानते हैं एक है, तो एकाधिकार में क्या होगा? औसत आगम 32, कुल आगम 32, सीमांत आगम 32। अब उत्पादन की इकाइयां हमने 2 कर दी, तो हमें औसत आगम हमारा अब घट जाएगा, ये 28 हो गया, ये एकाधिकार की बात है। और कुल आगम कितना हो गया हमारा? 56। सीमांत आगम कितना हो गया? 24। अब देखिए सीमांत आगम यहाँ पे औसत आगम से कम हो गया, उत्पादन की इकाइयां 2 करते ही औसत आगम 28, कुल आगम 56, सीमांत आगम 24, सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू, औसत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू से कम हो गया। उत्पादन इकाइयां हमने 3 कर दी, तो औसत आगम हो गया 24 और कुल आगम 72, ऐसे ही सीमांत आगम 16। फिर उत्पादन 3 करने पर औसत आगम 24, कुल आगम 72 और सीमांत आगम 16। उत्पादन की इकाई 4 करने पर औसत आगम 20, एवरेज रेवेन्यू 20 हो गया, हमारा कुल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू 80 हो गया और हमारा सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू 8 है। उत्पादन की इकाई 4 करने पर औसत आगम 20, एवरेज रेवेन्यू 20, कुल आगम 80, सीमांत आगम 8। उत्पादन की इकाइयां 5 करने पर औसत आगम 16 हो गया, कम हो गया, देखिए 16 हो गया, इसलिए हमारा कुल आगम हो गया 16 गुणा 5 80 और हमारा औसत आगम यहाँ पे हमारा जो सीमांत आगम है माइनस रेवेन्यू वह 0 हो गया। 5 उत्पादन की इकाइयां करते ही औसत आगम घट के 16 रह गया, कुल आगम 80 ही रहा और इसलिए सीमांत आगम 0 हो गया। और उत्पादन की इकाइयां 6 करते ही औसत आगम और कम हो गया, एवरेज रेवेन्यू हमारा और कम हो गया, 12 हो गया, कुल आगम इसलिए हो गया 12 गुणा 6 यानी 72 और सीमांत आगम हमारा हो गया -8, हमारा कुल आगम में घट गया। देखिए विद्यार्थियों किस प्रकार से हमारा कुल आगम यहाँ घट गया और ये सीमांत आगम माइनस में चला गया, मार्जिनल रेवेन्यू माइनस में चला गया। इस प्रकार से ये एक टेबल बनी हुई, इससे हम एकाधिकार की स्थिति में औसत एवं सीमांत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू में क्या संबंध है, इससे हम ये क्लियर कर सकते हैं। अब इस तालिका में औसत आगम की अपेक्षा सीमांत आगम कम है, क्योंकि वस्तु की मांग दी हुई होने पर एकाधिकारी वस्तु का मूल्य कम करके ही बिक्री को बढ़ा सकता है। तो विद्यार्थियों आज के लेक्चर में हमने देखा एआर और एमआर कर्व्स के बीच में जो संबंध है वो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में किस प्रकार रहता है और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बाजार की स्थितियों में, विभिन्न स्थितियों में एआर और एमआर कर्व की क्या में के बीच में कैसा संबंध रहता है। आज की लेक्चर में विद्यार्थियों हमने देखा एआर और एमआर कर्व्स के बीच में संबंध। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का अध्ययन हम आगे की लेक्चर्स में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।